हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में मैंने आपको मैंडलिव्स पीरियोडिक टेबल के फीचर्स के बारे में बताया था, बहुत सारी बातें बताई थी आपको। आज की क्लास में हम इस मैंडलिव्स पीरियोडिक टेबल के मेरिट और डिमेरिट के बारे में बात करेंगे। देखिए, इस पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला जो मेरिट हम कह सकते हैं मैंडलिव्स पीरियोडिक टेबल का, वो क्या है कि मैंडलिव्स ने क्या किया कि उस समय जितने भी नॉन एलिमेंट थे 63 एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया कि क्लासीफाई कर दिया। और वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऐसा काम कर पाया, क्योंकि इससे पहले जो डेवोनियर्स आए वो सिर्फ तीन एलिमेंट्स को ही एक साथ रख पाए थे डेवोनियर्स ट्रेड्स में। उसके बाद फिर न्यूलैंड्स आए, न्यूलैंड्स ने सिर्फ कॉपर कैल्शियम तक ही, लाइटर एलिमेंट तक ही उनका जो है क्लासिफिकेशन वैलिड रहा। उनके बाद आए मैंडलिव्स, जिन्होंने टोटल 63 एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की उन्होंने पीरियड्स और ग्रुप्स में, जिसमें ग्रुप्स में सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक जगह रखा और पीरियड्स में अलग अलग प्रॉपर्टी वाले को हॉरिजॉन्टल रॉ में अरेंज किया। तो ये सबसे फर्स्ट जो हम लोग मेरिट बोल सकते हैं मैंडलिव्स पीरियोडिक टेबल का। चलिए, मैं यहाँ पर लिखूंगा थोड़ा कम, पहले ही बता देता हूँ क्योंकि पीरियोडिक टेबल से पूरा बोर्ड भरा हुआ है, लिखूंगा कम और समझाऊंगा ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट अचीवमेंट जो था कि जितने भी 63 एलिमेंट्स नोन थे सभी को उन्होंने क्या किया, क्लासीफाई करने का कोशिश किया और उनको ग्रुप्स और पीरियड्स में डिवाइड किया। सेम प्रॉपर्टी वाले को सेम कॉलम में यानी कि ग्रुप में लगाया और अलग अलग प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रॉ में रखा। ठीक है, यानी कि पीरियड्स में रखा। कितने पीरियड्स थे, कितने ग्रुप थे, ये सारी चीज़ हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग वो वीडियो भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। मैंडलिव्स के पीछे वाला डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और ऊपर में आई बटन में भी आपको लिंक मिलेगा। तो चलिए, और नॉन 63 एलिमेंट्स को उन्होंने क्लासीफाई कर दिया ग्रुप्स एंड पीरियड्स में। ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज वाले को ग्रुप में रखा, टोटल 8 ग्रुप थे, और अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले को हॉरिजॉन्टल रॉ यानी कि पीरियड्स में रखा, टोटल 6 पीरियड्स थे। चलिए, फर्स्ट जो हम कह सकते हैं इसका मेरिट या अचीवमेंट कह सकते हैं कि यही था। दूसरा जो अचीवमेंट था वो क्या चीज़ था, इन्होंने दो चीज़ों को ध्यान में रखकर अपना क्लासिफिकेशन शुरू किया था। फर्स्ट चीज़ क्या था, तो एटॉमिक वेट एंड सेकेंड चीज़ क्या था, सेकेंड था प्रॉपर्टीज। एटॉमिक वेट एंड प्रॉपर्टीज, इन दो चीज़ों पर इन्होंने जोर दिया क्लासीफाई करते टाइम 63 एलिमेंट्स को। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उनका जोर था, सबसे ज़्यादा जो उनका फोकस था वो उनके प्रॉपर्टीज पर था। प्रॉपर्टीज चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज हो। केमिकल प्रॉपर्टीज में किस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, उसके हाइड्राइड और ऑक्साइड की फॉर्मूला का। तो उन्होंने प्रॉपर्टीज पर ज़्यादा जोर दिया। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि उन्होंने प्रॉपर्टीज पर ज़्यादा जोर दिया। कहने का मतलब क्या है मेरा, तो इस बात को आप समझिएगा। जैसे कि देख लीजिए, कहीं कहीं आपको बताऊंगा, इस टेबल में भी आपको वो चीज़ मिलेगा, तो मैं इस टेबल में ही आपको बताता हूं कि कहां कहां ये चीज़ हुआ। इस चीज़ को फॉलो करने में उन्होंने ये काम किया कि प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा जो है उन्होंने अहमियत दिया एटॉमिक वेट की वजह। तो कहीं कहीं एटॉमिक वेट वाला जो रूल है वो वायलेट भी हो गया, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं था, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखा गया था, केमिकल प्रॉपर्टीज को, तो वो सेम ग्रुप में आ रहे थे, इसीलिए उन्होंने ये काम किया। चलिए, आपको भी कुछ आइडिया आया होगा तो मैं आपको दिखाता हूं खोज कर। अभी आप चलिए, कहां पर चलिए, आप इस 8 ग्रुप में चलिए। ठीक है, 8 ग्रुप में आप इस तीनों एलिमेंट्स को देखिए, आयरन, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, इस तीनों एलिमेंट्स को जब आप देखेंगे तो देखिए, इसका एटॉमिक वेट 55.85, इसका 58.93 और इसका 58.71। यानी यहां पर क्या हो रहा है कि निकेल का एटॉमिक वेट कम था तो इसको पहले रखना चाहिए था, कोबाल्ट को इसके बाद रखना चाहिए था यहां पर, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट ज्यादा था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोबाल्ट को पहले रखा जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा था और निकेल को बाद में रखा। तो यहां पर एटॉमिक वेट क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। एटॉमिक वेट का जो उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में सोचा था वो वायलेट हो रहा है। लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टीज, सेम प्रॉपर्टीज वाले को सेम कॉलम में रखना था, तो उन्होंने प्रॉपर्टीज पर अधिक जोर दिया, फोकस दिया। क्योंकि पीरियोडिक टेबल बनाना या एलिमेंट्स का क्लासीफाई तो इसी बेसिस पर हो रहा था कि सेम प्रॉपर्टीज वाले को हम सेम कॉलम में रख पाए। तो देखिए, कोबाल्ट का प्रॉपर्टी रुबिडियम से और इससे मैच करता है। कोबाल्ट, रुबिडियम और इस एलिमेंट का प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच करता है। उसी तरह निकेल,
पैलिडियम प्लेटिनम का प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच करता है। तो हो गया यहाँ पर सेम प्रॉपर्टीज वाले कहाँ आ गए, तो एक ग्रुप में, मतलब एक कॉलम के अंदर आ गए। निकेल पैलिडियम प्लेटिनम एक कॉलम के अंदर आ गए। अगर ये निकेल यहाँ पर होता और कोबाल्ट यहाँ पर होता इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में, तब क्या होता, तब यहाँ पर निकेल होता, लेकिन निकेल का प्रॉपर्टी रुबिडियम से नहीं मैच करता है और इससे मैच नहीं करता है। उसी तरह यहाँ पर अगर कोबाल्ट होता तो कोबाल्ट का प्रॉपर्टी पैलिडियम से और प्लेटिनम से मैच नहीं करता है। तो इससे क्या होता कि सेम प्रॉपर्टीज वाले को जो एक कॉलम में वो लगाना चाह रहे थे तो ये चीज़ नहीं हो पाता, फिर ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाता, सिस्टम ही गलत होने लगता। तो उन्होंने कहा कि हमको फोकस किस पर करना है, तो हमको फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पर फोकस करना है, भले ही एटॉमिक वेट क्या हो जाए, इधर उधर हो जाए, उसकी हमें कोई चिंता नहीं है। ठीक है, स्पेशली वो कर क्या रहे थे, वो तो पहले फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वाले को एक जगह रख रहे थे। बाद में उन्होंने देखा था कि एटॉमिक वेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, अधिकतर में यही हो रहा था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे वो, लेकिन कहीं कहीं फॉलो नहीं कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पर। लेकिन प्रॉपर्टीज तो सेम है, क्योंकि प्रॉपर्टीज को ही उन्होंने कंसिडर किया था ज़्यादातर। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसका सेकेंड मेरिट हम बोल सकते हैं कि ही फोकस्ड more on properties than atomic weight वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम सभी एलिमेंट्स को सेम प्रॉपर्टी वाले को एक जगह रखें, ताकि हम उस ग्रुप के प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे तो सभी का हमको प्रॉपर्टीज याद हो जाए। तो उन्होंने उस काम को प्रायोरिटी दिया। तो ये दूसरा एडवांटेज आपका है। इसी तरह का आप और एग्जांपल खोज सकते हैं। ये आपका टेलिनियम है, ये आयोडीन है। क्लियर है ना, ये टेलिनियम है और ये क्या है, आयोडीन है। तो देखिए टेलिनियम का 127.60 है और इसका 126.90 है। इसका मतलब क्या है कि इसका एटॉमिक वेट ज़्यादा है, इसका कम है, यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरह से लगाया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस टेलिनियम का जो प्रॉपर्टीज था वो सेलेनियम, सल्फर, ऑक्सीजन से मैच करता था, लेकिन इस आयोडीन का प्रॉपर्टी मैच नहीं करता था। अगर इसका कम है एटॉमिक वेट, इसको अगर हम यहाँ रखते, मतलब माइंडली अगर आयोडीन को यहाँ पर इसको प्लेस कर दे तो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में तो हो जाता, लेकिन क्योंकि आयोडीन, सेलेनियम, सल्फर, ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज मैच नहीं करता है, तो फिर एक ग्रुप वाले एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज मैच नहीं करता, तो फिर उनका सारा काम ही क्या हो जाता, बेकार हो जाता। तो इस केस में भी आप देख रहे हैं कि इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन सभी के प्रॉपर्टीज एक होते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम सभी के प्रॉपर्टीज एक होते हैं, एक ग्रुप में है, क्योंकि ये सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं। भले ही यहाँ पर भी एटॉमिक वेट का क्या हो जाए, वायलेट हो जाए रूल। याद इस बात को आप समझिए, पकड़िए इस बात को, कितनी आसान है और क्यों उन्होंने इस एटॉमिक वेट को वायलेट कर दिया, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ को उनको कंसीडर करना था, प्रॉपर्टीज़ को उनको प्रायोरिटी देना था। तो ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हम ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ा अचीवमेंट और एक बड़ा जो है ये सक्सेस भी उनके लिए हो सकता है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड अचीवमेंट हम कह सकते हैं इनका जो था वो था, थर्ड अचीवमेंट या मेरिट जो था वो था करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेस। करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेस। अब देखिए कि जब ये क्लासिफिकेशन सिस्टम हो रहा था या इससे पहले जो भी हुआ था, तो एटॉमिक मास में बहुत ज़्यादा डाउट रहता था, क्योंकि टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी उतने डेवलप नहीं थे, तो इसमें डाउट रहता था कि ये तो हम मान लिए चलिए इतना होता है, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये याद रखिएगा, ये रिलेटिव वैल्यू है। और कहीं कहीं इस वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी देखा गया। मतलब फ्यूचर में पता चला कि ये तो एटॉमिक वेट होता ही नहीं है। आगे जब आप पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो आपको पता चलेगा कि वहाँ एटॉमिक वेट को नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर को कंसीडर किया गया था क्लासिफिकेशन के लिए। तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके एटॉमिक वेट पर कंफ्यूजन था, डाउट था, तो उन डाउट्स को खत्म करने में मैनलिफ्स पीरियोडिक टेबल ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। जैसा कि एक एग्जांपल मैं लेता हूं यहाँ पर बेरिलियम, ठीक है, जिसका सिंबल क्या होता है, Be होता है, बेरिलियम। तो एक आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट का। इक्विवेलेंट वेट आप पढ़ेंगे आगे के क्लास में, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे आप 11th में। इक्विवेलेंट वेट बाय क्या होता है, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, वैलेंसी। तो यहाँ से एटॉमिक वेट अगर निकाला जाए तो क्या हम करेंगे, इक्विवेलेंट वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, वैलेंसी से। तो बेरिलियम का जब एटॉमिक वेट निकाला गया इस फॉर्मूले पर, तो क्या पता चला, एटॉमिक वेट ऑफ बेरिलियम
बेरिलियम का जब एटॉमिक वेट निकाला गया तो इक्विवेलेंट वेट जो था वो 4.5 था और इसका जो वैलेंसी माना जाता था वो 3 माना जाता था। ठीक है ना, 3 वैलेंसी इसका मान कर चला जा रहा था कि इसका वैलेंसी 3 होता है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए 4.5 इंटू 3 15 13.5 आपको आएगा 13.5। तो बेरिलियम का एटॉमिक मास माना जाता था कि 13.5 होता है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप नोट कीजिए कि अगर 13.5 इसका होता क्या एटॉमिक वेट, तब इसको कहाँ रखना चाहिए था इस पीरियोडिक टेबल में। इस पीरियोडिक टेबल में इसको रखना चाहिए था कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। देख लीजिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, क्लियर है, कार्बन का 12 है और नाइट्रोजन का 14 है एटॉमिक मास। क्योंकि इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में हो रहा है तो इसको कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कहीं रखना चाहिए था, 12, 13.5, 14.00 समथिंग। लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में उन्होंने एक भी स्पेस नहीं छोड़ा, एक भी स्पेस यहाँ पर नहीं है कि बेरिलियम को हम वहाँ पर रख पाए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस एटॉमिक वेट पर शंका है कि बेरिलियम का एटॉमिक वेट इतना होता है कि नहीं होता है। एट द सेम टाइम उनको ये भी पता चला मैंडलीव्स को कि बेरिलियम का जो प्रॉपर्टी होता है, बेरिलियम का जो प्रॉपर्टी होता है वो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम से मैच करता है। यानी बेरिलियम का जो ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है वो किस तरह का होता है, तो देख लीजिए ये BRO, RO कहने का मतलब BeO, ये होता है इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला। मैंडलीव्स को ये पता चला इंटरेस्टिंग चीज कि बेरिलियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है, यानी इसका प्रॉपर्टी किससे मैच करता है, तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम इन सब से मैच करता है। तो यहां से वैलेंसी कितना हो गया इसका 2। बेरिलियम ऑक्साइड में बेरिलियम का वैलेंसी कितना है, 2 है। देख लीजिए यहां से सेकेंड ग्रुप में है तो 2 वैलेंसी होगा सभी का, थर्ड ग्रुप में है तो 3 वैलेंसी होगा सभी का। तो यहां से पता चला कि आप तो 3 रख रहे थे वैलेंसी को, आप तो 3 रख के कैलकुलेट कर रहे थे, यही गलत है आपका, ठीक है ना। वैलेंसी 2 होता है। तब इन्होंने क्या किया, इसको 2 किया और जब 2 किया तब जो आप मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 को 2 से तो वैल्यू कितना आएगा, 9 आएगा। तब बेरिलियम का एटॉमिक वेट का वैल्यू आएगा 9। और 9 किसके बीच में आएगा, तो देख लीजिए आप, ये आपका बेरिलियम है, लिथियम है और बोरोन है। लिथियम का 6.939, बेरिलियम का 9.012 और बोरोन का 10.81। यानी लिथियम और बेरिलियम के बीच में हमको रखना था किसको, बेरिलियम को। एटॉमिक वेट करेक्ट हो गया, करेक्शन किया गया इस पीरियोडिक टेबल के आधार पर 2 वैलेंसी पता लगाकर, और एट द सेम टाइम उसका जो प्रॉपर्टी है वो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम से मैच कर रहा था, क्योंकि इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला और हाइड्राइड का फॉर्मूला इस ग्रुप से मैच कर रहा था। तो बेरिलियम का एटॉमिक वेट सुधार किया गया, डाउट था जिस पर उसको सुधार किया गया इन्हीं के देन से। करेक्ट पोजीशन, ये भी हम कह सकते हैं कि डाउटफुल एटॉमिक मास को करेक्ट करने में और एलिमेंट्स के सही पोजीशन को बताने के लिए भी इस पीरियोडिक टेबल का अच्छे से इस्तेमाल हुआ। पोजीशन कहने का मतलब कि अगर 13.5 हम एटॉमिक मास मान के चलते तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कहीं पर होता तो इसका पोजीशनिंग क्या होता, गलत हो जाता। और जब इसका पोजीशन ही गलत होता तो फिर पीरियोडिक टेबल गलत हो सकता था। तो इसके एटॉमिक मास पता चलने के कारण इसको हम सही पोजीशन पर रख पाए लिथियम और बोरोन के बीच में। इसके एटॉमिक वेट को पता करने के बाद, यानी कि इसके वैलेंसी को पता करने के बाद, इसके ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूला को पता करने के बाद। तो ये करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, मेरिट था मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का। तो आई होप आपको यहाँ से पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। सबसे बड़ा जो मेरिट था मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का, इससे भी अच्छा जो मेरिट था वो ये था कि मैंडलीव ये सोच कर चल रहे थे, ये मान कर चल रहे थे कि भविष्य में यानी फ्यूचर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स जरूर मिलेंगे, मतलब कुछ एलिमेंट्स जरूर फाउंड होंगे नेचर में, जिनको क्या करना होगा, इस पीरियोडिक टेबल में लगाना होगा, अरेंज करना होगा, क्योंकि उनके प्रॉपर्टीज़ को हमें पढ़ना होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स छोड़ दिए, कुछ खाली जगह छोड़ दिए और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में भी बता दिया। जो फ्यूचर में अगर जो एलिमेंट मिलेगा उसका प्रॉपर्टी क्या होगा वो भी उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया। कैसे प्रिडिक्ट कर दिया, तो उस समय 3 एलिमेंट्स थे जो पता नहीं थे, वो मैं आपको बता देता हूं, गैलियम, स्कैंडियम एंड जर्मीनियम। गैलियम, स्कैंडियम एंड जर्मीनियम, ये तीनों एलिमेंट्स उस टाइम पता नहीं थे जिस टाइम मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बन रहा था। इन्होंने क्या किया कि इनके लिए गैप छोड़ा था इस पीरियोडिक टेबल में, और इनके नाम को भी उन्होंने रख दिया। क्या नाम रखा इन्होंने, तो इसका नाम रखा, गैलियम का नाम रखा इन्होंने नाम रखा गैलियम का क्या चीज,
तो ये देखिए गैलियम है, इसका नाम रखा है इन्होंने ईका एल्यूमिनियम। गैलियम का नाम रखा है इन्होंने ईका एल्यूमिनियम। ईका एल्यूमिनियम कहने का मतलब वो क्या बता रहे हैं, सॉरी यहां पर जर्मेनियम मैंने लिख दिया, ये गैलियम, गैलियम को उन्होंने कहा ईका एल्यूमिनियम। उसी तरह एस्केंडियम को उन्होंने क्या कहा, कहाँ है एस्केंडियम, खोजिए इसको, ये है एस्केंडियम। एस्केंडियम को उन्होंने कहा ईका बोरोन, उन्होंने कहा ईका बोरोन, ईका बोरोन। साथ ही इसके बाद क्या है आपका, यहां पर देखिए जर्मेनियम है, ठीक है, जर्मेनियम तो नहीं हुआ है, जर्मेनियम है, इसको कहा इन्होंने ईका सिलिकॉन। जर्मेनियम को उन्होंने कहा ईका सिलिकॉन, समझिएगा इस बात को। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ गैप छोड़ दिए मैनलिव्स पीरियोडिक टेबल में, गैप छोड़ दिए क्योंकि उनको पता था कि फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे जिनके प्रॉपर्टीज किसी ना किसी ग्रुप से तो मैच करेगा। तो उन्होंने क्या किया कि उसका नाम भी रख दिया। उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्स मिलेगा उसको हम ईका एल्यूमिनियम बोलेंगे। ईका एल्यूमिनियम किसके लिए, तो देख लीजिए एल्यूमिनियम है। ईका एल्यूमिनियम कहने का मतलब जो एलिमेंट्स मिलेगा वो इसी एल्यूमिनियम वाले ग्रुप में ही होगा। तो देखिए एल्यूमिनियम वाले ग्रुप में ही क्या है, गैलियम है। यानी उन्होंने ये भी बता दिया कि इसका पोजीशन कहां होगा और इसका प्रॉपर्टीज कहां होगा और इसका नाम क्या होगा। हर एक चीज ये बता रहे हैं कि ईका एल्यूमिनियम नाम का यहां पर गैप छोड़ दिया था उन्होंने और कहा था कि ईका एल्यूमिनियम एलिमेंट्स जो मिलेगा उसका नाम ईका एल्यूमिनियम इन्होंने बोल दिया था और कहा था कि इस ईका एल्यूमिनियम का प्रॉपर्टीज जो है इस एल्यूमिनियम से और इस ग्रुप से क्या होगा, मैच करेगा। ठीक है, उसी तरह इन्होंने एस्केंडियम के लिए किया, एस्केंडियम के लिए इन्होंने जगह छोड़ा था इस पीरियोडिक टेबल में, है ना। ये पीरियोडिक टेबल में आप देख रहे हैं एस्केंडियम यहाँ भरा हुआ है, बाद में इसको यहाँ पर एडजस्ट किया गया। तो एस्केंडियम के लिए इन्होंने कहा ईका बोरोन, क्योंकि कहा कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स मिलेगा जिसको आप यहाँ रखेंगे उसका प्रॉपर्टी बोरोन से मैच करेगा, बोरोन से मैच करेगा यानी इस ग्रुप से मैच करेगा। तो इसीलिए इसका नाम रख दिया ईका बोरोन, सॉरी हाँ ईका बोरोन, एस्केंडियम के लिए ईका बोरोन। उसी तरह जर्मेनियम है, तो उन्होंने कहा कि जर्मेनियम, उनको नहीं पता था कि जो एलिमेंट्स मिलेगा उसका नाम जर्मेनियम रखा जाएगा या कुछ रखा जाएगा। उनको तो बस ये आइडिया था कि कोई एलिमेंट्स मिलेगा जिसको सिलिकॉन के साथ रखा जाएगा, ठीक है, सिलिकॉन के नीचे रखा जाएगा और उस एलिमेंट का नाम उन्होंने रख दिया सिलिकॉन के नाम पर ईका सिलिकॉन। उन्होंने कहा कि वो हमारा ईका सिलिकॉन होगा। ईका कहने का मतलब क्या होता है, पहले, पीछे। ईका मतलब पीछे, एक यूनिट पीछे। देखिए जर्मेनियम से एक यूनिट पीछे क्या है, सिलिकॉन है, इसीलिए जर्मेनियम यहां पर यदि मिलेगा तो उसका नाम उन्होंने कहा कि ये क्या होगा, ईका सिलिकॉन होगा। तो ईका सिलिकॉन मतलब क्या चीज आपको समझना है, जर्मेनियम समझना है। ईका बोरोन जिसे कहा था उन्होंने, वो ईका बोरोन क्या चीज हुआ, स्कैंडियम हुआ। और ईका एल्यूमिनियम जिसे उन्होंने कहा था वो क्या चीज हुआ, गैलियम हुआ। ये सभी एलिमेंट्स बाद में फाउंड हुए, उनको यहां पर ही रखा गया इसके पोजीशन के आधार पर, इसके एटॉमिक मास के आधार पर। प्रॉपर्टीज को मैच कराकर देखा तो ठीक उसी तरह एल्यूमिनियम के नीचे आ रहा था, बोरोन के नीचे स्कैंडियम आ रहा था, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम आ रहा था। तो उन्होंने नाम बता दिया इस तरह से, ईका एल्यूमिनियम, ईका बोरोन, ईका सिलिकॉन। प्रॉपर्टीज देखा तो प्रॉपर्टीज भी मैच कर रहा था, इस सभी ग्रुप जिसमें उसको रखा गया उससे प्रॉपर्टीज भी मैच कर रहा था। उसके बाद जब यहाँ पर आप देखेंगे इसका एटॉमिक इंक्रीजिंग वेट तो वो भी नहीं डिस्टर्ब हो रहा था। तो उन्होंने बता दिया कि इस ग्रुप में मान के चलिए कि इस ग्रुप में ईका एल्यूमिनियम आएगा तो उसका जो प्रॉपर्टी होगा वो एल्यूमिनियम और बोरोन से सेम होगा, बोरोन से मिलेगा। तो प्रिडिक्ट तो कर ही दिया कि फ्यूचर में हमें एलिमेंट्स मिलेंगे, उसका हम ये नाम रखते हैं तत्काल अभी के लिए, और इसका जो प्रॉपर्टी होगा वो एल्यूमिनियम और बोरोन से मैच करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि उनका प्रिडिक्शन जो है वो कितना मजबूत था कि बाद में मिला भी और प्रॉपर्टीज भी सेम मिला और इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में मिला। तो सबसे हम कह सकते हैं इसके बाद कि इसको याद रखने का एक तरीका देखिए, आपसे पूछ सकता है कि ईका एल्यूमिनियम एलिमेंट्स जो बाद में मिला जिसको ईका एल्यूमिनियम कहा था, किसने, डेबोनियर्स, ये सॉरी मैनलिव्स ने, उनका बाद में क्या नाम पड़ा, वो एलिमेंट्स किस नाम से जाने गए। तो देख लीजिए, आपको याद करने का मैं तरीका बताता हूँ। बोरोन, ठीक है, ईका बोरोन, ईका बोरोन है, ये स्कैंडियम है ईका बोरोन, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे BSC, ठीक है, BSC करके, ठीक है, BSC आप इसको याद रखेंगे, है ना, स्कैंडियम के पहले बोरोन। तो ईका बोरोन क्या हो गया, स्कैंडियम, तो इसे आप याद रखेंगे, स्कैंडियम जिसको पहले क्या कहा गया था, ईका बोरोन कहा गया था। उसी तरह आपको ईका एल्यूमिनियम याद रखना है। तो ईका एल्यूमिनियम क्या है, गैलियम है, तो आप इसको बोलेंगे, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al, और गैलियम का क्या होता है, Ga, तो आप बोलेंगे अलगा, है ना, जैसे अलग हो जाते हैं तो उसी को आप क्या बोलेंगे, एल्गा, यानी ईका
एल्यूमिनियम। गैलियम के लिए जो इस्तेमाल किया था उन्होंने नाम, वो ईका एल्यूमिनियम इस्तेमाल किया था। उसी तरह आपको ईका सिलिकॉन याद रखना है। ईका सिलिकॉन, तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, इसको आप ऐसे याद रखेंगे, सीज करके इसको याद रख सकते हैं, एक तरीका है याद रखने का। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ईका बोरोन एलिमेंट्स जो बाद में मिला वो कौन सा एलिमेंट था, तो वो स्कैंडियम था। ईका एल्यूमिनियम एलिमेंट्स जो बाद में मिला वो कौन सा था, तो गैलियम था। ईका सिलिकॉन जो बाद में मिला वो क्या था, जर्मेनियम था। और इन सभी के प्रॉपर्टीज, सिलिकॉन के प्रॉपर्टी जर्मेनियम से मैच कर रहे थे, बोरोन के प्रॉपर्टीज स्कैंडियम से मैच कर रहे थे, एल्यूमिनियम का प्रॉपर्टी गैलियम से मैच कर रहा था। इसीलिए इन सभी को एक ग्रुप में रखा गया, जो लेफ्ट छोड़ा गया था गैप, वहां पर ये फिट हो गया इसके प्रॉपर्टीज के आधार पर। तो हम कह सकते हैं जो मोस्ट अचीवमेंट इनका था वो क्या चीज था, तो प्रिडिक्शन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट, प्रिडिक्शन ऑफ द existence of the future element, future elements मतलब फ्यूचर में जो एलिमेंट्स खोजा जाएगा उसके लिए इन्होंने गैप छोड़ दिया और उसका नाम भी रख दिया इस तरह से ईका लगाकर, और बोला कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स मिलेगा उसका प्रॉपर्टीज इन ग्रुप से मैच कर जाएगा। तो एग्जिस्टेंस मतलब जो एलिमेंट्स मिला नहीं, जो बाद में मिलेगा, उस एलिमेंट्स के बारे में उसके प्रॉपर्टीज को इन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया पहले ही। ठीक है, तो ये एक जो है इसके प्रॉपर्टीज या मेरिट हम कह सकते हैं, ये एक था। तो देखिए आपके सामने वो टेबल आ गया होगा जिसमें कंपैरिजन किया गया है गैलियम, स्कैंडियम और जर्मेनियम का, ईका एल्यूमिनियम, ईका सिलिकॉन और ईका बोरोन से। तो उसमें देखिए फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड आपके सामने होगा, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड होगा। कुछ ही डिफरेंस आप देख रहे होंगे कि कुछ ही डिफरेंस आया, जो खोजा गया बाद में और उसके एटॉमिक वेट को देखा गया तो कुछ ही डिफरेंस आया, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया जो मेंडलीव्स ने कहा था और जो एग्जैक्ट उसका वैल्यू या रिलेटिव वैल्यू पाया गया। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल हम कह सकते हैं उनका जो सक्सेस रहा, ये रहा कि उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया कि आने वाला जो एलिमेंट्स होगा उसका जो है प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, उसको कौन से ग्रुप में रखा जाएगा, और उसके लिए उन्होंने गैप छोड़ा। तो ये सब एक बहुत ही बड़ी सक्सेस हम कह सकते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की। नेक्स्ट जो 5th नंबर का आपका अचीवमेंट्स हम कह सकते हैं मेंडलीव्स का, वो है तो क्या हो रहा था कि जिस टाइम ये डिवीजन हो रहा था, ये क्लासिफिकेशन हो रहा था, उस समय नोबेल गैस के बारे में उस समय भी पता नहीं था। इस टाइम तक नोबेल गैस के बारे में पता नहीं था, ना डेवोनियर्स को पता था, ना न्यूलैंड्स को पता था, और न ही मेंडलीव्स को इस नोबेल गैसेस के बारे में पता था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अनरिएक्टिव होते हैं, किसी एलिमेंट से रिएक्शन होता नहीं है इसका, तो इसके फॉर्मूला के बारे में पता लगा पाना ये सब बहुत डिफिकल्ट टास्क होता था उस समय। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि इसके बारे में तो आइडिया ही नहीं था, और एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि बाद में जब ये खोजा गया नोबेल गैसेस तो पता चला कि ये इनका जो प्रॉपर्टी है वो इन सब से अलग है ना। तो उसको कहीं पर नोबेल गैसेस को, जैसे हीलियम है या नियोन है, इन सभी को कहीं भी हमको बीच में नहीं रखना है ना। इसको तो इसके लिए तो एक अलग ही ग्रुप बाद में बना, जिसको हम लोग जीरो ग्रुप कहा गया, जिसको बाद में क्या कहा गया कि ये जीरो ग्रुप है, ये जीरो ग्रुप है। तो नोबेल गैस मिलने के बाद भी, क्योंकि नोबेल गैसेस का प्रॉपर्टीज इन सबसे अलग होता था, तो उनके लिए एक अलग ग्रुप ही बन गया, जीरो ग्रुप। तो इससे क्या हुआ कि मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल को कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हुआ, ये जैसा था वैसा ही रहा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैंने आपको समझाया और बताया कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के कौन कौन से मेरिट थे। वीडियो लंबा जरूर है, जितने भी आपको वीडियो देखने को मिलेंगे उन सब से 10 मिनट ज़्यादा का ये वीडियो है, लेकिन इसमें आपको इतने अच्छे तरीके से, इतने कॉन्सेप्ट के साथ मैंने समझाने का प्रयास किया है कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और समझ में आया होगा तो एक लाइक तो बनता है यार, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।